नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, बागेश्वर धाम पहुंचकर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास, सनातन विरोधियों पर साधा निशाना। एक्शन मोड में दिल्ली की रेखा सरकार, मंत्रियों ने ग्राउंड लेवल पर देखा विभाग का कामकाज, आप पर लगाया जनता की सुविधाओं को नजरअंदाज करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, कैग रिपोर्ट पर पर्दा डालने की कोशिश। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका, बोले यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। ट्रंप ने भारत के चुनाव में अमेरिका की मदद लेने की कही बात, यूएस फंडिंग पर फिर उठाए सवाल। इस जयशंकर ने जताई चिंता, मामले में जांच को बताया जरूर। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल 10 एकड़ में बनेगा और पहले चरण में 100 बेड की व्यवस्था होगी। आस्था का केंद्र अब आरोग्य का केंद्र बनने जा रहा है। साथ ही विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि साथियों, आजकल नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं। वे हिंदुओं की आस्था से नफरत करने वाले लोग हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते हैं और हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते हैं। बड़ी सौगात तो दी है पीएम मोदी ने, लेकिन आज तो सनातन विरोधियों को जमकर सुनाया। देखिए, बहुत सारे विपक्षी पार्टियां, बड़े पत्रकार, ये लोग बोल रहे प्रधानमंत्री ने ये क्या कर दिया। अरे क्या कर दिया? मंदिर जाना पाप हो गया? प्रधानमंत्री मोदी की यही तो खासियत है कि वो जनमानस के जो आस्था, उनकी भावना, उनके पल्स को वो समझते हैं। जिस हिसाब से हिंदुत्व का एक उद्गार हो रहा है पूरे समाज में, चाहे वो कुंभ हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे तमाम अखाड़ा परिषद के लोग हों, लाखों लाख लोग आजकल इस तरह की चीजों, जहां सनातनी प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे हैं, लोग उमड़ पड़ रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी तथा कथित सेकुलर पार्टियां, वामपंथियों, मुल्ला मौलाना और ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति इस देश में होती रही है अब तक, उनको समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने सनातन को एक ऐसा इसको मोमेंटम दिया है कि जिससे समाज पूरी तरीके से बदल रहा है, राजनीति भी बदल रही है, लेकिन स्टूडियो में बैठे, अखबार के दफ्तरों में बैठे एडिटर्स, नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की बात समझ में नहीं आ रही। जी, वहीं राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद फिलहाल सभी मंत्री एक्शन मोड में हैं। 2 दिनों तक दिल्ली सचिवालय में अपने अपने विभागों के कामकाज को समझने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज सिंह, आशीष सूद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विभाग के कामकाज को देखा और इससे लोगों को क्या परेशानी या सुविधाएं आने वाले समय में मिलेगी, इसका जायजा भी लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में बन रही सड़कों और फ्लाईओवर का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है ताकि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन और विकास के अवसर मिल सके। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जिन मुद्दों को लेकर लड़ा गया, उनमें से एक मुद्दा लोगों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने का भी था, जिसने केजरीवाल के नाक में दम कर दिया। केजरीवाल तो हार गए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार एक्शन मोड में है मंत्री। देखिए, जो मंत्रिमंडल नहीं बनी है, सरकार जो बीजेपी की बनी है, सीधा सीधा उनके पास एक दायित्व दिया गया है कि आपको जमीन पे उतर के काम करना होगा। एसी दफ्तर में बैठ करके मंत्रालय नहीं चलेगा। जनता से कनेक्ट, जनता की समस्याओं को जनता के पास जाकर के देखना और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना। और जो जानकारी मिल रही है, 3-4 दिनों के अंदर ही कई जगहों पे जहां पे आशीष सूद गए,
वहाँ सड़कें बिल्कुल साफ हो गई, मलबा खत्म हो गया। इस तरीके से अगर वो और तमाम मंत्री अलग अलग जगहों का दौरा रोज अगर करेंगे तो आप ये समझिए कि दिल्ली को साफ और जो बेसिक सुविधाएं जो दिल्ली की जनता डिजर्व करती है उसको पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ जो काम है, जो काम हो रहा है, उससे बात नहीं बननी है। दिल्ली को 10 साल पीछे लेकर के चला गया अरविंद केजरीवाल। आपके पास 1 महीने के अंदर दिल्ली के लिए एक बृहद प्लान होना जरूरी है। यमुना के सफाई के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से और भी तब्दीलियां आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से और भी तब्दीलियां आ सकती हैं, किस तरीके से कंजेशन खत्म हो सकता है, पॉल्यूशन खत्म हो सकता है, पानी हर जगह साफ मिले, इसकी व्यवस्था हो सकती है। तो ये आपको एक प्लान तैयार करना होगा। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से तत्पर नजर आ रही है ये सरकार, दिल्ली के लोगों के लिए जरूर कुछ बेहतर प्लान के साथ ही लोग आएंगे। जी, इस खबर में बात आम आदमी पार्टी की। आपने पार्टी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली कैग रिपोर्ट पर आप नेता आतिशी ने कहा कि मैंने बतौर सीएम दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को कैग रिपोर्ट भेजी थी। ये कैग रिपोर्ट चुनाव से पहले सीलबंद लिफाफे में विधानसभा भेजी गई थी। बीजेपी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि कैग रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तो बन गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनना आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी मान लेना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। जो 22 सीटें आई हैं उसमें करीब 14-15 सीटें वो हैं जहां से मुस्लिम या फिर दलित उम्मीदवार जीत के आए हैं। दलित नेताओं को यह उम्मीद थी कि दलित तो लगातार वोट करते आ रहे थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब मंत्री बनाना होता है, बड़े बड़े विभाग बांटने होते हैं, जब कोई दायित्व देना होता है तो दलितों को आप बाहर कर देते हो। वोट दलितों की चाहिए लेकिन उनको ओहदा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चहेते नहीं है। मुसलमानों को तो ठग लिया केजरीवाल ने। भाई हर जगह मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी अगर 22 सीट लेकर के आती तो कोई मुस्लिम नेता प्रतिपक्ष होता, यह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मुसलमान अपनी ही भद्द पिटवाने के लिए वोटिंग करते हैं, ऐसा लगता है। वो अपने लिए वोट नहीं करते। वो बीजेपी को हराने के चक्कर में अब आप देखिए कि किसी को आपने क्यों नहीं बनाया। दलितों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जब मेवा बांटा जाएगा तो अपने किसी चमचे, अपने किसी नजदीकी उन लोगों में आप मेवा बांटोगे। आतिशी मारलेना और गोपाल राय में पहले से ही मुठभेड़ चल रहा था कि मैं बनूंगा। क्यों? वो इसलिए कि अभी तो ये लोग बड़े बड़े मंत्री हैं। पिछले घर सरकार में तो बड़ा बड़ा घर मिला हुआ था, लुटियन जोन में मिला हुआ था। अब अगर ये नेता प्रतिपक्ष बन जाता कोई तो उसे भी एक मंत्री का ओहदा मिलता, जो घर में वो रह रहे हैं वो घर उनको मिला होता। आतिशी मारलेना नेता प्रतिपक्ष बन गई तो इसका मतलब है कि उसका घर तो रहेगा, गोपाल राय का घर छीन जाएगा, इमरान हुसैन का घर छीन जाएगा, तमाम लोगों का घर छीन जाएगा जो मंत्री थे। इसका मतलब ये है कि दलित विधायक और मुस्लिम विधायक ये दोनों ही नाराज, और इसका खामियाजा क्या होगा आप देखिएगा कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो किस तरीके से आतिशी मारलेना खुद को सदन के अंदर अकेला पाएगी। जी, और अब बात यूसीसी पर मचे घमासान की। उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोर्ड का कहना है कि समान नागरिक संहिता कानून संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यकीन नहीं है। कांग्रेस महिलाओं पर अत्याचारों का समर्थन करती है। इतनी ज्यादा छटपटाहट क्यों?
देखिए बहुत अच्छा हुआ, उनको जाना ही चाहिए था, जाना उनका अधिकार है। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस तरह की राजनीति करते हैं कि ये लोग उसी दलदल में फंस जाते हैं जिस दलदल को ये लोग विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए खोद के रखते हैं। अब क्या है, अगर कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्लान था कि आप एक स्टेट में लेकर के आओ। अब उस पर क्या हुआ, अब ये हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाईकोर्ट में इनको निराशा मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कानून को ओके कर दिया जाता है, तब तो संविधान में बदलाव करके यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संसद से पास कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तब कोर्ट की भी मुहर होगी यूसीसी के ऊपर। कोर्ट भी ये कहेगा ये संविधान के सम्मत ये फैसला लिया गया, ये कानून संविधान के हिसाब से है। फिर क्या कर लेंगे ये लोग? जाल बिछाया गया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस पार्टी, ये सब उसी जाल में फंस चुके हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या यूसीसी संविधान के बाहर की चीज है? बिल्कुल नहीं। बाकायदा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ जो सेक्शन 4 है हमारे संविधान का, उसमें यूसीसी होना, यूसीसी लागू करना, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का हिस्सा है। ये दायित्व था कि सरकार आगे चल के यूसीसी लेकर के आए, लेकिन मुस्लिम अपीसमेंट के चक्कर में कोई भी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चलो इसका हिसाब किताब हम करते हैं। अब ये उत्तराखंड से उत्तराखंड हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, तो बस पूरे देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। दिक्कत क्या है समझने की? जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि हमारे पर्सनल लॉ के अंदर जो है इन लोगों ने हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन किया है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि भाई आपको अपने धर्म के हिसाब से शरिया कानून से ही चलना है, तो क्रिमिनल लॉ भी आप शरिया वाला ही रखो ना। क्रिमिनल लॉ भी आपका शरिया में होना चाहिए। जो शरीयत में जो कानून है, भाई जो चोरी करेगा हाथ काट लिया जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। 4 शादी करने के लिए इनको धर्म नजर आता है, शरिया कानून नजर आता है, हलाला करने के लिए शरिया कानून नजर आता है, इनको तलाक देने के लिए शरिया कानून नजर आता है, हाथ कटवाते समय इनको शरिया, तो ये आधा मुसलमान बन जाते हैं। भाई चाहिए आपको धार्मिक आजादी चाहिए, अपने धर्म के कानून के हिसाब से जीना अगर आप चाहते हो तो क्रिमिनल लॉ भी लो। तब होगा क्या? होगा ये कि अगर पूरी तरीके से शरिया लागू हो जाए तो एक हिंदू एक मुसलमान साथ में जाकर के चोरी करेगा, हिंदू को 6 महीने की सजा होगी और मुसलमान का हाथ काट दिया जाएगा। चाहिए ये? तो ये कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, ये चलने वाला नहीं है। कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही जगह ये जो यूसीसी आया है उसको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। जी, आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से दी गई $18 मिलियन यानी कि लगभग 150 करोड़ रुपए की मदद पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह पैसा भारत को देने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रंप ने सुझाव दिया कि अमेरिका को अपने चुनाव के लिए बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहिए और भारत से मदद लेनी चाहिए। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन से जो जानकारी सामने आई है वो चिंताजनक है। सरकार इस पर जांच कर रही है। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो देश को ये जानने का हक है कि इसमें कौन लोग शामिल है। जांच तो शुरू हो रही है, कौन लोग पकड़ाएंगे? देखिए सारे लोग पकड़े जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने 2 साल पहले ही कहा था कि ये किसान आंदोलन, ये शाहीन बाग, ये सब एक डिजाइन है। ये रिजीम चेंज करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का उठना बैठना, ये वामपंथियों का एक पूरा गिरोह, ये लोग पकड़े गए हैं। अब ये लोग पकड़े गए हैं रंगे हाथ, और जो जानकारी आज आई है उस जानकारी के मुताबिक सारे नाम बाहर आ जाएंगे। ये मामला सिर्फ यूएस एड के पैसे का नहीं है, ये तो सिर्फ एक पजगा है, छोटा सा रकम है जो यूएस एड के बारे में बताया जा रहा है।
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग एनजीओज को डेमोक्रेसी के नाम पे, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के नाम पे, यहां हिंदुस्तान में एनजीओज को पैसे भेजे गए। वो कौन एजेंसियां हैं, वो कौन लोग हैं, इसका भी मालूम है। और खतरा राहुल गांधी के लिए है कि वो लोग जो अमेरिकी एजेंसी से पैसे खाए, वो लोग तो साथ में नजर आ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। तो ये बचने वाले कोई नहीं है। ऑलरेडी जांच की शुरुआत हो गई है। अमेरिका में इसके ऊपर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो उधर नाम निकलेंगे और यहां नेता, पत्रकार, वकील, एनजीओ वाले, ये सब जेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।